कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। आम इंतखाबात के पेश नजर पार्टी के इस कदम को अहम समझा जा रहा है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को मशरक़ी उत्तर प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया, जबकि मगरबी उत्तर प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया गया है। प्रियंका गांधी इस वक्त मुल्क से बाहर है। बताया जाता है कि वो अपनी नई जिम्मेदारी फरवरी के पहले हफ्ते में संभालेंगी। बेहतर फैसला और कोई नहीं हो सकता था। दो हिस्सों में बांटा है, एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया को वेस्टर्न यूपी का और प्रियंका गांधी को ईस्टर्न। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है भी, अगर दो भागों में बांटा है तो ये राहुल जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है। बीजेपी की तो कहानी खत्म। अब कांग्रेस कितना गेन करेगी ये देखने की बात है। कि राहुल गांधी को कांग्रेस ने भी माना कि वो फेल हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। जिस उत्तर प्रदेश में कृपा पर उधार पर गठबंधन की 2 सीटें लेकर गांधी परिवार चुनाव लड़ने की जुगत में है, उस उत्तर प्रदेश में का इंचार्ज प्रियंका जी को बनाया गया है। राजनीति में उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, मेरी बधाई। लेकिन यह स्पष्ट हुआ राहुल जी से काम नहीं चल रहा है, इसलिए एक नए परिवार के सदस्य को फिर से एंट्री दी गई है। उत्तर प्रदेश में चाहे जो जुगत लगाएं, पर जो जिम्मेदारी और जवाबदेही है वो तो देना ही पड़ेगा। कितने वर्षों में अगर गरीब का विकास नहीं हुआ, मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में कोई चुनौती नहीं है। चुनौती उन लोगों के लिए है जिनकी कृपा पर ये 2 सीटें पाए हैं। और प्रियंका गांधी को मशरक़ी यूपी का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किए जाने पर बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने रद्दअमल जाहिर किया। पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी नाकाम हो गए, इसलिए प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा गया है। देखिए, आज एक राज्याभिषेक हुआ है, कांग्रेस के प्रथम परिवार से एक राज्याभिषेक हुआ है। ये बट नेचुरल है। ये कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को इंडियन नेशनल कांग्रेस कहती है, दरअसल ये एक परिवार की पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, एक बात आज तय हुआ है और हम बधाई देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को। सार्वजनिक रूप से जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी जो उनके वर्तमान के अध्यक्ष हैं, उनके नाकामी को घोषित किया है कि राहुल गांधी जी फेल हो गए हैं, इसलिए राहुल गांधी जी को अब प्रियंका जी जो उनके परिवार से ही है, उनकी बैसाखी की आवश्यकता है। तीसरी बहुत बड़ी बात है, महागठबंधन से कहीं ना कहीं हर राज्य में नकारे जाने के बाद, उत्तर प्रदेश हो चाहे अब बिहार में भी हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं मनमुटाव चल रहा है आपस में, हर जगह से महागठबंधन में नकारे जाने के पश्चात बैसाखी परिवार से ही ढूंढा जा रहा है। और तीसरी बात, आज नया भारत, न्यू इंडिया ये सवाल पूछ रहा है कि न्यू इंडिया में नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद सोनिया जी के बाद राहुल जी के बाद प्रियंका वाड्रा जी, और आगे कौन? केवल एक ही परिवार से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में एक बुनियादी फर्क है। जहां भारतीय जनता पार्टी में पार्टी ही परिवार है, वहां कांग्रेस पार्टी में परिवार ही पार्टी है। और इस मामले पर कांग्रेस लीडर मोतीलाल वोरा ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। नेता मोतीलाल वोरा हमारे साथ है बात करने के लिए। वोरा जी, आज कांग्रेसियों के लिए सबसे अहम दिन, क्योंकि प्रियंका गांधी को अब कांग्रेस में औपचारिक तौर पर शामिल कर लिया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की महासचिव के तौर पर अब वो काम करेंगे। हमें इस बात की खुशी है कि श्रीमती प्रियंका गांधी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में माननीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। पूर्वी क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का है उसे देखने की, क्योंकि प्रियंका जी का एक ज़बरदस्त असर है, लेकिन अब जिम्मेदारी का विस्तार हो गया है। और मायावती जी और अखिलेश जी का मैं पूरा आदर करता हूँ। मायावती जी और अखिलेश जी ने अपना गठबंधन बनाया और हम तीनों का लक्ष्य बीजेपी को हराने का है। तो हमारा कोई मायावती जी और अखिलेश जी से कोई दुश्मनी नहीं है, प्यार है, मगर हमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ना है। तो अब हम
उत्तर प्रदेश में पूरे दम से लड़ेंगे। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल। देखिए भैया, देखिए सीधी बात है, प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मैंने उत्तर प्रदेश 2 महीने के लिए नहीं भेजा है। मैंने प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मिशन दिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो सच्ची विचारधारा है, गरीबों की विचारधारा, कमजोर लोगों की विचारधारा, सबको लेकर आगे बढ़ने की, विकास की विचारधारा, उसके लिए लड़ना है। और मुझ में पूरा भरोसा है कि प्रियंका और ज्योतिरादित्य काम करेंगे, भैया काम करेंगे, और जो उत्तर प्रदेश को चाहिए, जो उत्तर प्रदेश के युवा को चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। अब देखिए, अब सुनिए, अब देखिए, मैंने भैया देखिए, वो प्रियंका के ऊपर है। मेरा मेन पॉइंट है कि हम बैकफुट पे कहीं नहीं खेलने वाले हैं। हम ना गुजरात में बैकफुट पे खेलेंगे, ना उत्तर प्रदेश पे बैकफुट पे, कहीं भी हम बैकफुट पे नहीं खेलेंगे। और हम राजनीति जनता के लिए करते हैं, विकास के लिए करते हैं, और जहां भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे। और मुझे लगता है कि इस स्टेप से उत्तर प्रदेश में एक नए तरीके की सोच आएगी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में पॉजिटिव चेंज आएगा। अंत में मैं फिर दोहराना चाहता हूं, मायावती जी और अखिलेश जी का मैं पूरा आदर करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं। हमारी विचारधारा में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। हमारी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है, और जहां भी हमारा कोऑपरेशन हो सकता है मायावती जी के साथ, अखिलेश जी के साथ, हम कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। जहां भी हम बीजेपी को हराने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं हम करेंगे। मगर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की जगह बनाने का काम हमारा है, और हमने इस जगह बनाने के लिए एक बड़ा स्टेप लिया है। और आखिरी बात, मुझे काफी खुशी हो रही है कि मेरी बहन जो बहुत केपेबल, कर्मठ है, कि वो मेरे साथ अब काम करेगी। तो मुझे पर्सनल भी बहुत खुशी हो रही है। तो ये और ज्योतिरादित्य भी बहुत डायनामिक युवा नेता है। तो हम उत्तर प्रदेश की जनता को कहना चाहते हैं कि देखिए, और युवा को कहना चाहते हैं और किसान को कहना चाहते हैं कि देखिए, आपने अब बहुत समय टाइम जाया किया है। यहाँ पे आपने बीजेपी की सरकार बना रखी है, बर्बाद कर दिया उत्तर प्रदेश को, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। तो अब आप इनको हटाइए, हम आपको एक नया डायरेक्शन देंगे, और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 प्रदेश बने। और जो यूपी के जो युवा हैं, और मैं किसी जात, किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप यूपी के युवा हो, आपने अपने प्रदेश को देखा है, किस प्रकार आपके प्रदेश को नष्ट किया गया है, आपने भ्रष्टाचार देखा है, हम आपके साथ एक नया सपना पूरा करना चाहते हैं। ये हमारा लक्ष्य है, और एक बहुत अच्छा कदम लिया गया है, और बीजेपी वाले भी थोड़े घबराए हुए हैं। थैंक यू। तो नाज़रीन, प्रियंका गांधी को मशरक़ी यूपी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है, जिसके बाद राहुल गांधी मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। और प्रियंका गांधी को जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने के बाद दिल्ली की साबिक वज़ीर आला शीला दीक्षित का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये इतनी खुशी हो रही है मन में कि लफ्ज़ों से मैं बयान नहीं कर सकती। सो वेरी वेरी वेलकम step by the party. Ma'am, how do you see Priyanka Gandhi as a political leader? Well, it's not that she's not familiar with politics. She's very much familiar with politics. And whenever I have interacted with her, I have found her very mature and very
and knowledgeable. You know, she's knowledgeable also and very mature. पुलिस ने दावा किया है कि औरंगाबाद और मुंब्रा से एटीएस ने जिन मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया उनका ताल्लुक दाइश से है। पुलिस की प्रेस रिलीज में बताया गया कि एक ही वक्त में 8 मुकामात पर छापे मारे गए थे, जिसके दौरान 8 अफराद को हिरासत में लिया गया था। 4 अफराद को औरंगाबाद से हिरासत में लिया गया था। बताया जाता है कि हिरासत में लिए गए अफराद में एक नाबालिग भी शामिल है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे औरंगाबाद का, जहां से हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन इस वक्त फुल लाइन के जरिए जुड़े हैं। अजहर, एटीएस ने कई गिरफ्तारियां की कल, अब ये कहा जा रहा है कि इनका ताल्लुक दाइश से है। प्रेस रिलीज की गई है पुलिस की जानिब से, क्या कुछ और कहा है पुलिस ने? देखिए आजम, एटीएस की तरफ से ये बहुत बड़ा इंकशाफ है कि इन मुश्तबा मुल्जिमीन का ताल्लुक आईसिस से है। प्रेस रिलीज में ये बताया गया है कि इन मुश्तबा अफराद की सरगर्मियों पर बारीकी से नजर रखी गई थी पिछले चंद हफ्तों से, और उनके तकनीकी उस पे भी है तो नजर रखी गई थी। तकनीकी से मुराद ये है कि उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू और उनका इंटरनेट इस्तेमाल करना, वो जिन जिन जराए और वसाइल का इस्तेमाल कर रहे थे, जांच एजेंसियां उन पे बारीकी से नजर रखे हुई थी, उनको ट्रैप की हुई थी। और जब ये महसूस हुआ कि वो लोग कुछ मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां करने वाले हैं और इस तरह की साजिशें रचने वाले हैं, तो उससे कबल जो है तो जांच एजेंसियों ने उन पर धावा बोल दिया। तो इस तरह के तकरीबन 9 धावे बोले गए औरंगाबाद और मुंब्रा में। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनमें एक नाबालिग बच्चा भी है। एटीएस का कहना है कि नाबालिग बच्चे को छोड़ दिया जाएगा या फिर अब क्या होगा वो कोर्ट में पता चलेगा। अच्छा, कोर्ट में इनको पेश किया जाना था अजहरुद्दीन, कोर्ट में कब तक पेशी हो सकती है, इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? इब्तदाई इत्तला के मुताबिक इनको 12 बजे कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन अभी तक जो है तो एटीएस ने इनको कोर्ट में पेश नहीं किया गया है। मैं इस वक्त एटीएस के ऑफिस के रूबरू ही खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे जो सरगर्मियां तेज है, पोजीशन ले ली है उन्होंने, लेकिन अभी तक इन मुल्जिमीन को कोर्ट में पेश नहीं किया गया है। अजहरुद्दीन, जानना चाहेंगे जो बच्चे गिरफ्तार हुए हैं, जिनको अरेस्ट किया गया है, 4 बताया जा रहा है कि औरंगाबाद से हैं, तो उनके अहले खाना का क्या कहना है या उनके दोस्तों का या आसपास के लोगों का क्या कहना है इन बच्चों के बारे में? वो लोग तो एक तरह से सकते में हैं, उनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि किस इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। अभी चूंकि एटीएस ने प्रेस रिलीज जारी की है, इसलिए ये मीडिया को पता चल पाया है। इससे पहले मीडिया से भी एटीएस के अफसरान बिल्कुल ताउन नहीं कर रहे थे, किसी ने कोई बयान जारी नहीं किया था। अब ये प्रेस रिलीज जारी होने के बाद ये पता चला है, तो अब जाहिर सी बात है घर के लोग सकते में है और कुछ कहने के मौकूफ नहीं है। जहाँ जहाँ कार्रवाई हुई है वहाँ पे एक तरह का दहशत का माहौल है, कोई भी इनके बारे में कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। चलिए अजहरुद्दीन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रामबन और बानेहाल के दरमियान आमदोरफ्त के बहाली का काम जंगी पैमाने पर जारी है। रामबन और जम्मू के दरमियान रास्ता साफ कर दिया गया है। फिलहाल शाहराह पर ट्रैफिक को आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं। डीसी रामबन ने न्यूज 18 को बताया कि नाशरी टनल को कुछ देर में चालू कर दिया जाएगा। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह मुसलसल बंद है। शाहराह को बहाल करने की कोशिश जारी है। उधर बातरे चश्मा रामबन में शाहराह पर फिर जमीन खिसकने का वाकया पेश आया। एचसीसी ओहदेदारों ने न्यूज 18 को बताया कि बहुत जल्द शाहराह को बहाल किया जाएगा। रामबन से नाशरी तक शाहराह को एकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल किया गया है। उर्दू टीचर्स के रिजर्व जायदादों को आम जुमरे में तब्दील करने का मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर गया है। तेलंगाना में उर्दू ट्रेंड टीचर्स गुज़िश्ता एक दहर से इसका मुतालबा कर रहे हैं। सन 2006 में रियासती हुकूमत ने उर्दू टीचर्स के रिजर्व जायदादों को आम जुमरे में तब्दील कर दिया था। रिजर्व तबके के उम्मीदवार न होने के बावजूद गुज़िश्ता 10 सालों से इन जायदादों को आम जुमरे में तब्दील नहीं किया गया। ट्रेंड टीचर्स रिजर्व जायदादों को आम जुमरे में तब्दील करने का मुतालबा करते हुए हैदराबाद और दीगर इलाकों में मुख्तलिफ सियासी लीडरों से मुलाकात कर रहे हैं। से वादा किया था असेंबली में कि वो 900 जायदादों को फुलफिल करेंगे। इसी तरह उस वादे को मद्देनजर रखते हुए हम तमाम को जल्द अज जल्द डी रिजर्व के तहत पूरा किया जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो हमारे स्कूल्स मदारिस जल्द से जल्द उर्दू ज़बान के मदारिस
ख़त्म हो जाएंगे। और केसीआर साहब ने ये भी वादा किया कि वो उर्दू ज़बान के दोस्त हैं, इसका सबूत दे, ये करके हमें इसका सबूत दे दें। डी रिजर्वेशन का मसला ये एक अहम मसला है। डी रिजर्वेशन का मतलब SC/ST के जितने भी सीट्स उर्दू मीडियम में SC/ST रह रहे थे, तो वो सीट्स को जनरल या डी रिजर्व करके हम आम जुमरा में तब्दील करते हुए ये हमारा हक हमको अदा करें। हमेशा ये डी रिजर्वेशन का मसला जो सामने आता है, इस वजह से नाकाम हो जाते हैं। इसकी वजह से तुलबा या कोई और भी घर वाले या दूसरे कोई परेशानी का सबब बन रहे। इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ सक रहे और हमारी दिलचस्पी खत्म हो जा रही, और मुसलमानों के साथ साथ हमारी उर्दू जबान का भी साथ भी नाइंसाफी किया जा रहा। तो हुकूमत से ये अपील करती हूँ कि मैं जितने भी 2017 के या और जो भी तुलबा है उनको उनका हक अदा करें और हमारे साथ इंसाफ करें। कहते हैं टैलेंट किसी उम्र का मोहताज नहीं होता, और ऐसा ही कर दिखाया है पुणे के हाजिक काजी ने, जिसकी उम्र महज 12 बरस है और अपने टैलेंट के दम पर शहर का नाम रोशन कर दिया है। हाजिक काजी ने एक ऐसे जहाज का डिजाइन तैयार किया जो समंदर में आलूदगी को कम करने में मददगार साबित होगा। हाजिक का कहना है कि समंदर में आलूदगी को लेकर बनी एक डॉक्यूमेंट्री से मुतासिर होकर ये कदम उठाया। Generally a curious learner, because he is a combination of brains plus values, I would say, because he's very empathetic towards the environment and the society generally. So even in classrooms or even his academic behavior is very value based, I would say. If he finds anything which needs his concern, needs him to pay attention to details, he's I would say, like if he finds a problem in the school campus, he would not leave it at that point. He will mainly try to find a solution to it. So he's a solution driven child. I feel proud of him, obviously, for the achievement he has done. I also have a lot of expectations from him going forward, because he is someone, I think I wouldn't limit his understanding and knowledge to what he has already achieved. I would say he would see greater limits with the kind of thought process he has. He's a critical thinker, so I look forward for many success for him. So I had first watched some documentaries and realized the impact it has on marine life. So I thought that I have to do something about this, because there's a lot of waste that is in the ocean and it's affecting marine life. And if we don't do anything about it soon, it's going to affect my generation and the next generation. Also, we sometimes eat fish, right? So that plastic is ultimately coming back to us. So that will harm us in huge ways. Well, I have no words to express the way they have helped me, because it was huge, enormous. They helped me a lot. They had connected me with a lot of people. I was really fortunate to have my parents and my brother. Very, very fortunate. Actually, बहुत इंटरेस्टेड है वीडियोस देखने में, जैसे नेशनल ज्योग्राफी है, डिस्कवरी है, तो ये पहले से देखता है। तो एक बार वो ऐसे ही देखते हुए डॉक्यूमेंट्रीज वो देख रहा था, स्कूल में भी उनको दिखाया गया था। तो उस टाइम उसको बहुत बुरा लगा ये देख के कि किस तरह से प्लास्टिक की वजह से जो मरीन लाइफ है वो अफेक्ट हो रही है, और वो कैसे फिशेस, बर्ड्स वो कैसे मर रहे हैं। तो उसको बहुत ये लगा कि मैं कुछ इसके लिए करूं। आई फील वेरी हैप्पी, ऑब्वियसली इज हैप्पी, एक्साइटेड, and we pray that he succeed in what he do, because this thing is something he love, and he himself says I want to do something what I love. मशरिक़ वस्ता में अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल कोऑर्डिनेटर निकोले मिलादिनोफ ने इसराइल और फ़लस्तीन के बीच कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया। इन्होंने मुज़ाकराती अमल शुरू करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि जो ये समझते हैं कि इस नज़ा को हमेशा कंट्रोल किया जा सकता है, वो गलत है। ओस्लो मुआहदे को 25 बरस बीत चुके हैं। अमनो इंसाफ की राह तकते फ़िलिस्तीनियों के हिस्से में जुल्म व ज़्यादती, कश्त खून और बर्बादी व हलाकतें ही आई हैं। इसराइल की सरकशी जारी है, वो नई बस्तियां बसा रहा है और बैनुल अक़वामी क़वानीन को मुंह चिढ़ा रहा है। इन हालात में मशरिक़ वस्ता में अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल कोऑर्डिनेटर निकोले मिलादिनोफ ने सलामती कौंसिल को इसराइल फ़िलिस्तीन तनाज़ा के तबाहकुन मुहर्रिकात से मुतनब्बे किया। Those who believe
that the conflict can be managed in perpetuity are wrong. There is no status quo. There is only a deterioration that, if left unchecked, without a vision and the political will for peace, can only lead to endless conflict and the steady rise of radicalization on all sides. इजलास से खिताब करते हुए रियाज मंसूर ने कहा कि इसराइल के तर्ज अमल से सलामती कौंसिल की साख मुतासिर हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि साल 2018 में तशद्दुद के मुतअद्दिद वाक़यात में तकरीबन 300 फिलिस्तीनी हलाक और 25,000 से ज़ायद जख्मी हुए। उन्होंने सलामती कौंसिल से इसराइल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया। Day by day the occupation is destroying the two-state solution and sowing deep despair among our people. This is especially acute among our youth, who have known only the oppression and dehumanization of foreign occupation and blockade all their lives, and who are losing hope for a better future and losing trust in the promises of peace and justice made to them by their leadership and the international community. हालिया महीनों में मगरिबी किनारे में तशद्दुद के कई वाक़यात रोनुमा हुए हैं, जिससे मुज़ाकरात की उम्मीदों को धचका लगा है। मुज़ाकराती अमल की तजदीद से मायूसी के बादल छट सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।